चलिए, तो बेटा ये पेज हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर बात हो रही थी कि कविता जो है ऐसी चीज है जो आपके मन में छुपी होती है, और जैसे बसंत मौसम देखकर आता है वैसे ही वो मौसम देखकर आपके मन के भाव में उमड़ जाती है। कविता जो होती है वो हमेशा संवेदना से जुड़ी होती है, भावनाओं से जुड़ी होती है, मन के भावों से जुड़ी होती है। और कविता लिखने का जो प्रोसीजर है, या यूं कहें कि कविता का जो इतिहास है, वो आज ही नहीं, वो बहुत समय पहले से शुरू हो गया था। जैसे दादी नानी माँ आपको कहानियां सुनाती थी, बच्चों को लोरियां सुनाते थे, खेतों में जो लोग थे वो गुनगुनाते थे, बच्चे खेल खेल में गीत गाते थे ऐसे। और जब बच्चा पहली बार स्कूल में कदम रखता है तो तोतली बोली में उसे राइम्स के रूप में टीचर सिखाता है। तो कविता से ही बच्चा सीखता है, क्यों? क्योंकि ये हमारी संवेदनाओं से जुड़ी होती है। तो कहते हैं इस तरह से बच्चा धीरे धीरे क्या है, शब्द से खेलना सीख जाता है, यानी कि शब्द बनाने आ जाते हैं वो, जो उसे दुनिया अपरिचित लगती थी अब वो कविता के माध्यम से जादू सी लगने लगती है, कभी कभी पहेली सी लगने लगती है कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ तक इस पेज पे था। अगले पेज पे देख रहे हैं, हमने पढ़ा था कि जो कविता है वो मौखिक रूप में हुआ करती थी। पहले पहले वो लोग बोल बोल कर ही किया करते थे, सारे काम बोलकर सुनाया करते थे। कोई गीत सुनाता, कोई भजन सुनाता, कोई कविता सुनाता, कोई ऐसे सुनाता था। लेकिन आज कविता जो है वो लिखित रूप में हमारे पास मौजूद है। यद्यपि कविता कहते हैं पहेली सी लगती है हमें, ये सारी जटिलता के बाद भी, बहुत ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारी संवेदना के पास होती है, फिर भी हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है, फिर भी हमारी इमोशन होते हैं उसमें, हमारी फीलिंग होती है उसमें, संवेदनाएं होती हैं, वह हमारा मन छू लेती है। कभी कभी ऐसा भी होता है हम कविता पढ़ते हैं तो कोई कविता हमारे मन को छू लेती है, हमें अच्छी लगती है, और कभी कभी झकझोर भी देती है। झकझोर को मतलब कभी कभी कविता सुन के ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हुआ इसके साथ। तो कहते हैं इसका मतलब हुआ कि कविता का जो मेन भाव है वो क्या है, ना सॉरी, मूल मंत्र जो है वो क्या है, आपका भाव। अगर उसमें भाव ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाहता है, अगर वो चीजें नहीं होंगी तो वो कविता कविता नहीं कहलाती। साथ में कहता है कविता राग तत्व है। राग का मतलब होता है वो गीत है, एक संगीत कह सकते हैं, उसमें एक लय है। यह वेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और अपना बना लेने का बोध है। जब आप इस चीजों से जुड़ जाते हो तो आपको सारे सृष्टि, सारी चीजें अपनी सी लगने लगती हैं। कहते हैं इसी तरह से इमोशन जो होते हैं, यानी वही संवेदनाएं, वही भावनाएं, और कभी कभी हम भावना से जब जुड़ जाते हैं तो हमारा हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। उदाहरण दिया है कि जैसे रत्नाकर जो डाकू था, उसको उसको किसी ने कुछ अच्छी सी कविता सुनाई, कविता के माध्यम से कुछ सुनाया, तो उसका हृदय बदल गया और उसने डाकू चोरी करने का काम छोड़ के वो वाल्मीकि बन गया। यानी वाल्मीकि जो ऋषि हैं वो पहले रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, फिर मैंने पढ़ाया था कि वाल्मीकि को कवि कैसे बने, यानी कि सबसे पहले कवि बनने का उनके मन में कैसे आया। जब उन्होंने कहते हैं कि क्रोच, क्रोच का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, चलो फिर बताऊंगी कुछ उस पक्षी का नाम। चकवा, चकवा होता है ना, चकवा चकवी, ठीक है। तो कहते क्रौच नाम का, या चकवा या चकवी, ठीक है। तो कहते एक बार उन्होंने नदी के किनारे जब स्नान कर रहे थे तो उन्होंने चकवा और चकवी दोनों, ही और सी, ठीक है, तो दोनों वो है प्रेम कर रहे थे। तो प्रेम के कारण वहां पर एक शिकारी आता है और उसने उसको क्या कर दिया, मतलब मार दिया, शिकार कर किया किसका, उस चकवे का। अब बेचारी चकवी रह गई अकेली, ठीक है, तो वो विरह में तड़फ रही है अपने पति के लिए। अब जब वो विरह में किस तरह से त्राही त्राही मचा रही थी, ठीक है, मतलब आवाज कर रही थी, कहते वो आवाज सुनकर वाल्मीकि ने कविता लिखी, ठीक है, वो एक कवि बन गया। ठीक है, दुखी, जब हमारा मन दुखी होता है, मन के भाव जब उमड़ते हैं, तब दुखी मन जो अंदर से उद्वेलित तो होता है, भाव उभर कर जब सामने आता है और कह नहीं पाते तो हम लिख देते हैं। इस तरह से मैंने कल उदाहरण दिया था आपके वहां पर कि आपने 10वीं में पढ़ा होगा आखिर मैं क्यों लिखता हूँ। कवि कहता है मैंने हीरो सीमा और नागा काशी पर वो जब पत्थर की वो जो देखता है, प्रतिमा देखता है जिस पर मानुष जो है चिपका हुआ है, तो कहते हैं मैंने हीरो नागा काशी पर कविता लिख डाली। इसी तरह से सुमित्रानंद पंत ने भी यही कहा है कि जो कवि है वो कवि कवि इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो पहला वियोगी होगा, यानी जिसने कविता रचनी शुरू की होगी वो जरूर कोई ना कोई विरह से मतलब पीड़ित होगा। ठीक है, और उसकी आहा से, उसके दुख से ही ये गीत का जन्म लिया होगा, या कविता ने जन्म लिया होगा। और उमड़ उमड़ कर आंखों में चुपचाप, यानी कि आंखों से आंसू बहते रहे होंगे और उसने अनजाने में ही कोई एक कविता लिख दी होगी। तो ये इसका मतलब सार था। थोड़ा सा इसको और पास कर देते हैं, थोड़ा सा
फिर अगले पेज पे चलते हैं। कहते सवाल ये उठता है कि हमारे जितने भी निकट होते हैं हम वो क्यों नहीं कह पाते, यानी जो भी चीजें होती हैं, जैसे कवि कह पाता है। कवि किस लिए कह देता है? क्योंकि कविता के पास शब्द बहुत सारे हैं, कवि के पास वो बहुत सारे शब्दों को खेलना जानता है, शब्दों को जोड़ना जानता है। जहां तक कविता लेखन का सवाल है, कहते हैं इसके मामले में दो बातें हैं। देखो, जो हर एक बच्चा है जो अच्छी कविता लिख सकता है, मैं नहीं लिख सकती, या मैं लिख सकती हूँ आप नहीं लिख सकते, ऐसा क्यों होता है? वो कहते हैं इसमें बारे में भी दो राय है। एक तो होता है कि ये जो कविता है ये सिखाई नहीं जाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि सिखाई इसलिए नहीं जाती क्योंकि ये तो प्रतिभा जन्मजात है, ठीक है। किसी में टैलेंट होता है, किसी में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि कविता सिखाई नहीं जा सकती। दूसरी राय ये है कि कविता सिखाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न जो लोग हैं, वहां पर कविताओं के लिए विश्वविद्यालय खुले हुए हैं और वहां पर काव्य लेखन भी सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है? जैसे आप चित्रकला सीखते हो, संगीत कला सीखते हो, नृत्य कला सीखते हो, ऐसे ही कविता को भी सिखाया जा सकता है। कहते जैसे आप इन सवालों का सामना करोगे, आपके सामने कविता के जादू आने लगेगा। यानी जैसे जैसे आप सीखने लगोगे, जैसे आप चित्रकला सीखते हो, संगीत कला सीखते हो, नृत्य कला सीखते हो, ऐसे ही आपको क्या है, कविता भी आने लगेगी। और जब कविता बनानी शुरू हो जाएगी, तब वो आपके सामने जादू सी लगने लगेगी। कहते भले ही कभी आप एक अच्छे कवि ना बन पाए हो, लेकिन इसके साथ साथ इतना जरूर हो जाएगा, जब आप इस तरह की कविताओं को लिखोगे तो इतना जरूर हो जाएगा कि आप भले ही एक अच्छे कवि ना बन पाए, लेकिन कम से कम आपको अच्छी कविताएं पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। किसी भी कविता को पढ़कर आप ये अंदाजा लगा लोगे कि हाँ ये कविता अच्छी है या बुरी, इतनी नॉलेज तो आपको हो ही जाएगी। दूसरा वो कहता है कि आपको एक भावुक व्यक्ति भी बना दे, इमोशनल बनाती है कविता हमेशा। यानी कोई भी अच्छी या बुरी कविता पढ़कर मेरा मन दुखी हो जाता है, तो इसका मतलब मेरे अंदर भाव है, ठीक है, फीलिंग है, संवेदना है। कहते हैं वो सहृदय पाठक जरूर बना देता है, यानी वो हृदय से पढ़ेगा कोई अच्छी चीज होगी तो। कहते इसीलिए एक कविता जो है वो आपको आमंत्रित करती है बार बार पढ़ने के लिए। कोई अच्छी कविता होगी आप बार बार पढ़ते हो, जो आपको अच्छे से याद होता है आप उसे बार बार पढ़ते हो। जैसे शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत आपको बहुत अजीब लगता है, ठीक है, आप उससे जितना दूर भागते हो उतना ही लगता है ये बहुत टफ है, लेकिन जैसे जैसे उसमें आनंद आने लगता है, रस रहस्यमयी लगने लगेगी, वैसे ही कविता भी आपको रहस्यमयी लगती है। फिर आगे पाठ आ रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। हाँ जी, कहते करीब जाते ही उसे बार बार उसे देर तक सुनना को जी चाहेगा। अच्छी कविता को जब आप दिल से पढ़ते हो, अच्छे गाने को जब आप दिल से पढ़ते हो, दिल से गाते हो, तो बार बार गाने को जी करता है। कहते कविता भी तो ऐसी ही है, एक बार अच्छी सी बन गई और अच्छे से लिखनी और पढ़नी आ गई तो आपका मन बार बार करेगा। अच्छी कविता आपसे ये सवाल भी करती है, यानी कभी कभी अच्छी कविता होगी तो आपके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। चंपा जो है आपने उसमें पढ़ा कि चंपा को नहीं पता कि अक्षर कैसे बोले जाते हैं। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो उसके मन में इतने सवाल ना आते। कहते सुने और पढ़े जाने के बाद भी वह बची रह जाती है। कई बार आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। आपकी स्मृति में बार बार सोचने के लिए, कभी कभी आप कोई कविता पढ़ते होगे तो पढ़ने के बाद मन कई देर तक तो दुखी रहता होगा कि सच में मैडम क्या ऐसा ही हुआ होगा, क्या ऐसा ही होता था। कहते अब वापस चलते हैं अपने वापस वाले सवाल पर कि क्या कविता को अन्य कलाओं की तरह क्यों नहीं सिखाया जा सकता। कुछ कहते हैं कि सिखाया जा सकता है, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला की तरह। कुछ कहते हैं कि इसे नहीं सिखाया जाता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि चित्रकला में क्या चाहिए, रंग चाहिए, कूंची चाहिए, कैनवास, कैनवास का मतलब पेपर वगैरह जो है वो चाहिए। संगीत में स्वर चाहिए, संगीत सीखना हो तो क्या चाहिए, उसमें स्वर चाहिए, ताल का पता हो, वाद्य यंत्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन कविता तो ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। आप बताइए कविता लिखने के लिए क्या चाहिए? एक तो कलम चाहिए, बस एक पेपर चाहिए, बस दो ही तो चीज चाहिए। आपने पढ़ा चंपा में कि कभी मैं कागज उठाता हूँ तो वो कलम उठा ले जाती है, कलम लेकर आता हूँ तो कागज उठा ले जाती है। तो कवि के लिए तो ये दो ही चीजें हैं। कहते कवि की एक कठिनाई ये भी होती है कि उसे भाषा के अन्य उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना होता है। कहते भाषा के उपकरण। अब भाषा के उपकरण क्या होते हैं बेटा? भाषा के उपकरण होते हैं कि उपकरण का मतलब साधन, ठीक है। भाषा के साधन क्या है? एक तो भाषा हो, फिर उसमें छंद हो, अलंकार हो, ठीक है, उसमें कहने की अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग हो, अलंकारित उसे कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है? भाषा के उपकरण है। कहते इन्हीं के सहारे उसे कविता लिखनी पड़ती है।
और विभिन्न विषय जैसे भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है और हमारे आसपास की जो चीजें जुड़ी हुई हैं उन्हीं को देखकर हम कविता लिखते हैं। मान लो मेरे सामने पेड़ खड़ा है तो मैं पेड़ को ही एक मतलब क्या है उसी पर कविता लिख दूं, कोई फूल खिल रहा है उस पर लिख दूं, कोई स्कूल जा रहा है उस पर लिख दूं, कोई बच्चा दुखी हो रहा है उस पर लिख दूं। तो ऐसे में हमारे क्या है आसपास का इन्वायरमेंट भी काम करता है। फिर कहता है कि कविता की जो अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण, उपकरण का मतलब साधन, माध्यम, तत्व, ठीक है। कविता लिखने के लिए सबसे पहले अगर आपके मन में कविता लिखने का ख्याल आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, शब्द चाहिए, ठीक है। और शब्द भी कैसे, अच्छे शब्द। आपने पढ़ा होगा अलंकार में कि सुवर्ण कलश, सॉरी, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी सुंदर अक्षरों को कवि ढूंढता है। क्यों? क्योंकि सुंदर अक्षर उसकी कविता को क्या बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। ये हमने अलंकार में पढ़ा था। तो कहते हैं ऐसे में सबसे पहला जो मूल तत्व होता है कविता लिखने का, उसमें शब्द होने चाहिए। शब्दों से मेल, शब्दों के आएगा, शब्दों के मेलजोल कविता की पहली शर्त है। यानी कि शब्दों का मेलजोल करना आ गया, मिलान करना आ गया कि कौन सा शब्द ये लगेगा, कौन सा कहाँ लगाना है। अगर ये आ गया तो आपको क्या आ जाएगी, कविता लिखनी आ जाएगी। अब इस संबंध में कहते हैं किसी एक अंग्रेजी कवि, प्रसिद्ध नाम है उनका, W.H. ऑर्डेन ने ये कहा था कि प्ले विद द वर्ड, यानी कि शब्दों से खेलना सीखिए। शब्दों का खेल है ये, ठीक है। आपने पढ़ा कविता के बहाने, ठीक है। जिस तरह से बच्चा खेल खेलता है उसी तरह से कविता भी क्या है, शब्दों का खेल है। इसी तरह से एक उदाहरण से स्पष्ट करता है कवि लेखक, कहता है कि कल्पना कीजिए आप स्कूल में बैठे हैं और कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित हैं, तो आप अभी कुछ नहीं बोल रहे, अनजान है। जैसे ही आप मैदान में खेलने के लिए पहुंचते हैं तो वे सारे आपके अपरिचित विद्यार्थी क्या है, आपके मित्र बन जाते हैं, यानी आप उनसे जुड़ जाते हो, ठीक है। शब्दों के साथ भी तो ऐसा ही है, शब्दों से खेलिए, ठीक है, उनका मेलजोल बढ़ाइए, ठीक है। जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे तब तक आप उससे परिचित नहीं रहोगे। जब तक, मैं कई बार कहती हूँ बेटा आप पढ़ लिया करो कुछ अच्छे शब्द, ठीक है, डिक्शनरी में शब्द अच्छे अच्छे होने चाहिए, गांव के शब्दों को छोड़िए, लोकल लैंग्वेज छोड़िए, कुछ अच्छे शब्द इस्तेमाल कीजिए। तो कहते जैसे जैसे आप शब्दों के मेल के साथ बढ़ाएंगे तो शब्दों के भीतर सदियों से छुपे अर्थ की परतों को खोलना सीख जाएंगे, यानी कि उस शब्द में कितनी गहराई है ये परत आपको खोलनी आ जाएगी। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छुपाए होता है, ठीक है। मैं उस शब्द को अग्नि के नाम से जानती हूँ, आप उसे आग के नाम से जानते हैं, कुछ बंदे ऐसे होंगे जो उसे ज्वाला के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक ही शब्द के कितने अर्थ हैं, परत खोलते चले जाइए, कितने कितने शब्द कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छुपाए रहता है, यानी कि भाव छुपाए रहता है। कुछ कुछ इंटरनेट की तरह, कहते हैं जिस तरह से इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट को जब तक खोलना नहीं सीखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा इसके अंदर क्या क्या है। उसी तरह से शब्द भी क्या है, एक इंटरनेट है। जैसे ही हम शब्दों के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा शब्द कहाँ लगाना है, कई बार मैं अंडरलाइन करके देती हूँ आपको, बेटा ये लाइन यहाँ सटीक नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि आपने शब्द सही नहीं लगाए। कहते शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। जब आप इन शब्दों से जुड़ जाएंगे तो आपको कविता की दुनिया में प्रवेश हो जाएगा, अर्थात आप कविता लिखना शुरू कर देंगे। क्यों? ज्यादा शब्द याद करोगे तो अच्छे अच्छे शब्द लगाओगे। आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं, ठीक है, और ये जो गीत लिखते हैं ना, दरअसल में ये रचनात्मक सबके अंदर होती है। छोटी छोटी कविताएं आप ही लिख सकते हो, उसे तराशने की जरूरत है, बस आप उसे ढूंढिए तुकबंदी के प्रयास में, यानी थोड़ा बहुत तुक मिला। ये तुक का मतलब होता है लास्ट जो लाइन होती है, ठीक है। जैसे मैं कविता कई बार सुना देती हूँ आपको क्लास में कि मैंने था एक कुत्ता पाला जी, सीधा साधा बोला भाला, लास्ट लाइन देखिए। तो इसी तरह के अर्थ लगाने आ जाएंगे, तुकबंदी का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर जो दे रखा है उसके पहले मान लीजिए मैं एक दे दूं, लास्ट वर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे आ गया आपका समझाना, ठीक है, फिर मिलाना, ठीक है, फिर उसके बाद है क्या है, उतरवाना, ठीक है, उसके बाद है आपका लिखवाना, फिर उसके बाद है पढ़वाना। ये 3-4 शब्द मैंने दे दिया। अब इसी से कोई कविता बनाने की सोचिए आप, ठीक है। कैसे सोचोगे कि अध्यापक हमसे लिखवाता है, ठीक है, वो हमें पढ़ाता है, ठीक है, और पढ़ने के बाद उसे गुनगुनाता है, यानी कि जो लास्ट लाइन है। अब देखिए आगे मैं कुछ भी जोड़ रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आप पीछे देखिए रिदम आ रही है, तुक आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आ जाएगा आपका खिलाना पिलाना सुलाना नहलाना धुलाना, ठीक है। माँ बच्चे को निलाती है, निलाने के बाद उसे सुलाती है, सुलाकर उसे गुनगुनाती है, ठीक है, गुनगुनाने के बाद उसे लोरी सुनाकर उसे सुलाती है, ठीक है, उठने के बाद दूध पिलाती है। तो ये लास्ट लाइन जो आ रही है
ये तुकबंदी है। ऐसे तो तुक मिलाते हैं छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, कोई बैठे बैठे आप ऐसे तुक मिलाइए, कोई शब्द लीजिए और उससे कविता लिखिए। अब ये छोटी छोटी कविताएं आपकी तुकबंदी में एक रचना का आकार देंगे, आप छोटी छोटी कविताएं लिखने सीख जाए। जैसे आपने यहाँ पर नहीं, ये नीचे वाला देखिए जो अथवा में दे रखा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा चोर निकल के भागा। बताओ हमने बचपन में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। पोसम्पा भाई पोसम्पा डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, ठीक है, अब तो जेल में आना पड़ेगा, अब जेल का पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे बच्चों की कविताएं हैं जो बच्चे सुनाते थे, ठीक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लास्ट में क्या है, राइम सी तो है। तो कहते ये रचनात्मक छोटी छोटी 4-4 लाइनों की, 2-2 लाइनों की कविताएं हम बच्चों को रचना सिखाते हैं, और ये हमें भी आती है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कुछ भी ले लीजिए, लास्ट में जाता है, आता है, खाता है, पीता है, सोता है, ठीक है। एक बच्चा है जो रोज नदी किनारे जाता है, नदी में नहाता है, नहाकर घर लौटता है, लौटने के बाद खाना खाता है, ठीक है, खाना खाकर क्या है, पढ़ता है। तो ये क्या है, कविता के रूप में बन जाती है। तो इस तरह से ये आप अपने आप बनाना सीख जाएंगे। तो ये जो है, कहते हैं कविता में क्या है, रचनात्मकता आ जाएगी। और रचनात्मकता कब आती है, जब आप उसे शब्दों के साथ उससे खेलना सीखेंगे। आगे पाठ क्या कहता है, कई बार आपने बड़े कवियों को शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयास किया है। कहते कभी कभी कवि ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े शब्दों से खेलते, देखो आपको मैंने छोटे छोटे शब्दों से खेलना सिखाया, यानी पहले छोटे छोटे शब्द, सिंपल सिंपल सरल सरल सेंटेंस लीजिए, उसके बाद आप कविता लिखिएगा। अब जैसे वो कहता है कि मान लीजिए तोते पर लिख रहा है वो, तो कहता है अगर मैं कहीं तोता होता तो, तोता होता तो क्या होता, कहता है तोता होता, ठीक है। अब देखिए कविता कितनी अच्छी, छोटी सी है, 4 लाइन की भी नहीं है। कहता अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तोता होता, ठीक है। देखिए छोटी सी कविता है। अब ऐसे तो हम भी कर देते हैं। अब एक और आया, रघुवीर साहब ने एक छोटी सी कविता लिखी है, बहुत प्यारी है, वाजी वाह, ठीक है। हमको बिल्कुल निरा बुद्धू समझा है, हम समझते हैं हम समझते ही नहीं कि जैसे आपको कुछ बीमारी है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, एक छोटा बच्चा है और रात को वो चांद देख रहा है, ठीक है, और चांद पूरा खिला हुआ है, ठीक है। और कभी कभी वो रोज चांद देखता है, रोज चांद देखता है, तो उसको ये लगता है कि चांद कभी पतला हो जाता है तो कभी मोटा हो जाता है। तो वो ये कह रहा है, एक बच्चा चांद को संबोधित करते हुए कि वाजी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। कहते हमें बेवकूफ समझते हो तुम, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है कोई ना कोई, क्योंकि बीमार व्यक्ति होता है तभी तो वो पतला और मोटा होता है। कहते आप जो ये घटते हैं तो घटते ही चले जाते हो। कहते बीमार होने के कारण जब आप कमजोर होते हो तो कमजोर ही होते चले जाते हो, और बढ़ते हो तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो, यानी कि ऐसा लगता है आपको कुछ बीमारी है। यानी मोटे होने लग गए तो मोटे ही होते चले जाते हो, पतले होने लग गए तो पतले ही होते चले जाते हो। दम नहीं लेते तब तक कि बिल्कुल सही गोल ना हो जाओ। कहते बिल्कुल गोल मटोल होकर ही दम लेते हो, यानी सांस तभी आता है तुम्हें जब बिल्कुल गोल मटोल हो जाओ, बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में, कहते ये जो आपका रहस्य है ये अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि ज्यादा पतला और ज्यादा मोटा अच्छी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, रघुवीर साहब ने एक कविता लिखी है चांद के माध्यम से, लेकिन व्यक्ति की फिटनेस पर बड़ा ध्यान दिया कि व्यक्ति को ज्यादा कमजोर और ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वरना लोग क्या सोचेंगे, बीमारी है, ज्यादा पतला हो तो भी लोग कहते हैं ये तो बीमार है, ठीक है, क्या फुसवा हो रहा है। या बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे तो कहेंगे ये तो बीमारी का घर है, ठीक है। तो यानी कि बहुत अच्छी कविताएं वो लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ऊपर दिए हुए काव्यांशों में कवि ने शब्दों और ध्वनियों से खेल का प्रयास किया। देखो किसी ने तो लिखी है शब्द, अच्छे शब्द, देखो अगर मैं तोता होता तो क्या होता, ठीक है। अब यहाँ पर साउंड का मतलब बदलाव है, ठीक है, और नीचे जो है वो शब्दों का बदलाव है, यानी शब्द देखिए, शब्द लिए हैं घटना, बढ़ना, उतरना, बीमारी, लेकिन क्या है ये मनुष्य पर क्या कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे में ऐसे आप भी शब्दों और ध्वनियों के माध्यम से खेलने का प्रयास करोगे तो खेल खेल में किए गए प्रयास के द्वारा अर्थ के नए आयाम खुल जाएंगे, आयाम का मतलब रास्ते खुल जाएंगे। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा आपका जहां पर रिदम है, रिदम का मतलब म्यूजिक है, लय है और एक व्यवस्था है। फिर आपको क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से लगानी आ जाएगी। यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठाक रख के अर्थ के साथ खेलना सिखा देती है। यानी धीरे धीरे अगर आपकी आदत बनी रही तो धीरे धीरे ऐसे ही शब्दों को आप ठीक ठाक लगाना सीख जाएंगे। जैसे आप कई बार लिखते हो ना वाक्य और लिखते लिखते काट देते हो, फिर नहीं बना, फिर काटा, फिर नहीं बना, फिर काटा, फिर पूरा काट दिया
और फिर उसके बाद फिर दोबारा लिखा। तो क्या है, आपको शब्दों को सही से लगाना आता है, अर्थों को सही से लगाना आता है। यानी शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। यानी कि जब शब्द आपसे आप खेलना सीख जाएंगे तो फिर क्या है, शब्द रचने भी आपको आ जाएंगे। उदाहरण के लिए वो कहता है कि ये जो कविताएं हैं, अब यहाँ पर जो दे रहा है ये इतना मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा पेज बदल रही हूँ। लास्ट लाइन देख लीजिए बस। तो वो कह रहा है कि जो भी आप, हाँ, पंक्तियों की संरचना को बदलने पर अर्थ भी बदल जाता है। कहते जैसे जैसे कोई लाइन में कोई शब्द दिया हुआ है और उस शब्द की जगह आप ये सोचो कि नहीं मैं ये वाला शब्द नहीं दूसरा लगा दूं, तो कहते उसके साथ साथ आपका अर्थ भी बदल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ता है। चलिए ऐसे ले लेते हैं इसको थोड़ा। चलिए ये कोई है ना बेटा, एक पोइम दी हुई जहां पर चोट शब्द की जगह ना कुछ और लगाने की वो कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में कह रहा है कि नहीं वही शब्द हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। कहते इन पंक्तियों में संरचना, संरचना मतलब जब उसने कुछ लाइनें बनाई तो चोट के स्थान पर अधिक बल दिया, पेशे से, यानी कि चोट का अर्थ क्या होता है, जबकि ऊपरी वाली लाइन में चोट का अर्थ जो है उस पर अधिक बल नहीं दिया गया। यानी कि कुछ लाइनें ऐसी होती हैं कविताओं में जिन पर हम प्रेशर डाल के अगर बोलते हैं तो उसका अर्थ अलग बदल जाता है। ठीक है, जैसे आपका था कि रोको मत जाने दो, एक सेंटेंस है और बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा, रोको मत जाने दो। तो इसमें क्या हुआ, नेट की दिक्कत आ रही है, चलिए। तो कहते रोको मत जाने दो, इसमें क्या होता है कि जैसे एक सेंटेंस आप लिख लीजिए चाहे इसे भले ही, रोको मत जाने दो। ठीक है, तो रोको मत, मत के बाद कोमा लगाइए आप। ठीक है, तो रोको मत जाने दो कहने का मतलब हुआ कि उसे रोकना नहीं है, जाने दो। ठीक है, फिर आगे मैं कोमा लगा रही हूँ कि रोको मत, ठीक है, रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको, रोको पे लगाइए कोमा, रोको मत जाने दो, यानी कि अब क्या कर रहा है कि उसे रोकिए, जाने नहीं देना है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी कविता में भी क्या है, शब्दों की महत्ता का ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, पर्याय का मतलब पर्यायवाची नहीं लगा सकते बेटा आप। कोई भी कविता है, अगर मैं यहाँ पर कहूं कि आप सूरज लिखिए तो सूरज ही लिख सकते हैं, वहां पर आप सूर्य देवता नहीं लिख सकते, क्योंकि इससे लिखने से अर्थ बदल जाएगा। जैसे होता है कि बच्चा धनी है, ठीक है, तो धनी का मतलब है अमीर है, और ये कहूं कि वह जो है बड़ा धनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ नहीं है, ये दोनों तो एक ही अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, वह बड़ा धनी बनता है, तो यानी कि शब्द के अर्थ नहीं बदलते, यानी पर्यायवाची शब्द नहीं लगा सकते हम उसमें। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मछली जल की रानी है, अगर मैं यहाँ जल की तरह क्या कह दूं, मैं कहूं कि जो मछली है वो क्या है, पानी की रानी है, जल की जगह पानी लगा सकती हूँ क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि शब्द वही लगाने चाहिए जो कविता में सुटेबल हो। हम शब्दों में, कविता में लिखते समय शब्दों के पर्यायवाची नहीं लगा सकते। इस तरह ये हो गया। तो यानी कि पर्यायवाची आप उसे नहीं बदल सकते, ये बता रखा है भाई कौन से शब्द पर कौन सा लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक तो पढ़ लिया आपने शब्द, शब्द क्या होते हैं, कविता में लयात्मकता प्रकट करते हैं। ठीक है, और शब्दों से खेलना सीखना चाहिए, शब्द अच्छे होने चाहिए, शब्दों को जब खेलना आ जाएगा तो कविता रचनी आ जाएगी। और कविता जो है वो हमेशा क्या है, मतलब जब शब्द लिखोगे तो उसमें पर्यायवाची नहीं होते। बस ये लाइन पढ़ लेते हैं फिर आपका समय हो जाएगा। बिंब और छंद क्या होते हैं? बिंब का मतलब होता है, जैसे मैंने कई बार उदाहरण देती हूँ, बेटा आपने सेब देखा, ठीक है, तो आप सेब आपके पीछे दिमाग में आ जाएगा, वो चित्र खिंच जाता है, उसे कहते हैं बिंब। ठीक है, और बिंब बनते ही हमारी इंद्रियां, इंद्रियां का मतलब आंख कान नाक, उस चित्र को पकड़ने में सहायक होते हैं। तो कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं कौन? बिंब। छंद होता है आंतरिक लय, आंतरिक लय का मतलब जब भी आप कविता लिखोगे तो उसमें एक लय होनी चाहिए, बिना लय के फिर वो अच्छी नहीं लगेगी, यानी कि तालमेल नहीं लगेगा कि क्या है, बिना मतलब तालमेल के ही सुना रहा है। तो तालमेल होना जरूरी है और उसके लिए बिंब भी होना जरूरी है। तो कविताओं को इंद्रिय से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन है इंद्रियां, यानी कि जैसे अच्छा ये पुस्तक, फिर मैं कई बार आपसे कहती हूँ कि बेटा आपने मैंगो शेक पिया, तो जिसने पिया होगा उसको पता होगा टेस्ट कैसा होता है, कलर कैसा होता है। ठीक है, जैसा होता है ना अदरक, मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कभी उसने खाया नहीं है। मैं कहूँ आपने अदरक खाई है, आपने कच्ची हल्दी खाई है, ठीक है, किसी ने ये देखा है वो देखा है, तो वो बताएगा, क्योंकि जिसने देखा होगा उसकी आंखों के सामने वो चित्र बन जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि दुनिया के सामने
दुनिया को जानने के मात्र एक इंद्रियां ही हमारा काम करती हैं। आंखों से आप देख सकते हो, कानों से आप सुन सकते हो, ठीक है। मैं कई बार कहती हूँ बेटा आपने कभी देखा है कि नल जब चल रहा होता है कैसी आवाज आती है, ठीक है, बस जब चल रही होती है कैसी आवाज आती है, जब बच्चा चिल्ला रहा होता है कैसी आवाज आती है। अच्छा ये बताओ जब बच्चा रोता है तो कैसे रोता है, यानी बच्चे की रोने की आवाज आपके सामने आ जाती है। तो ये क्या है, बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। ये जो बाहर की भाव है, ठीक है, ठंडी हवा कैसी होती है, आपकी आंखों ना क्या है बिंब बन जाता है, क्यों, स्पर्श करता है, ठीक है, कूलर की एसी की हवा। तो कहते हैं बाह्य संवेदनाएं मन के भीतर बिंब के रूप में आ जाती हैं और कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास ही मन के भीतर एक चित्र पहुंच जाता है। जैसे ही शब्द मैंने बोला और आपके मन के अंदर भीतर एक चित्र बन गया, और ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था 9वीं में भी आपने पढ़ा, कौन सा चैप्टर था वो, सरसों, ठीक है, मेघ आए, काले में मेघ आए पाठ है शायद, या ग्रामश्री है, मेघ आए शायद, मेघ आए, ठीक है, मेघ आए नहीं है, ग्राम, ध्यान नहीं आ रहा, उसमें था, हाँ, चंद्र गहना से लौटती बेर, आप ध्यान आया बच्चे, चंद्र गहना से लौटती बेर में आपने पढ़ा, ठीक है, एक ठीक ना हरा चना, ठीक है, बांधे मुरेठा सीस पर, ठीक है, क्या है, सजकर खड़ा है, ऐसे सज धज के खड़ा हुआ आपके आंखों के सामने चित्र बन गया। तो इसी तरह से जो सुमित्रानंद पंत है उन्होंने शाम का जिक्र किया हुआ है। कहते शाम कैसी लगती है, तट पर बुगलों से विरधाएं, कहते तट पर बहुत सारे बुगले हैं और ऐसे लगते हैं जैसे सफेद वस्त्र धारण करके वह वृद्धाएं बैठी हैं, विधवाएं जब ध्यान में मग्न, कहते मान लो समुद्र के किनारे पर जो विधवा औरतें हैं वो जब ध्यान में मग्न बैठी हो, ऐसे वहां पर बुगलों की क्या बनी हुई है, लाइनें बनी हुई हैं। मंथर धारा में बहता जिसका अदृश्य गति अंतर रुदन, कहते मन ही मन में बहता हुआ और अदृश्य सी गति में वो रुदन करता हुआ जो है तट ऐसा दिखाई देता है। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ने पर बुगलों सी वृद्धाएं, यानी बुगलों में और वृद्धा में एक जैसा मानवीकरण कर दिया गया है, और पढ़कर आपकी स्मृति बुगलों का आकार आपके सामने आ जाता है, उनकी सफेदी आपके सामने आ जाती है। वृद्ध विधवाएं जो होती हैं वो घुटे हुए सिर के कारण गर्दन का आकार ले लेती है, यानी कि मैंने बताया था ना जैसे आपने भक्ति में मुंडन करा लेती है, तो ये सिर घुटने का मतलब मुंडन कराई हुई बैठी हुई ऐसी लग रही है गर्दन उनकी, और उनके सफेद वस्त्र एकाकार हो रहे हैं, यानी एक जैसे दिखाई देते। तो ये क्या बन गया बेटा, आपके आंखों के सामने बिंब बन गया। तो यही कह रहा है कि कविता में बिंब और छंद होना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल। जितना यहाँ तक पढ़ा दिया एक बार दोबारा पढ़िएगा, कोई डाउट होता आप कल पूछिएगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो कोई डाउट था आपको? नहीं, चलिएगा, ये ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और इनकी समरी एक बार दोबारा भेजूंगी मैं। समरी का मतलब शॉर्ट नोट्स बना के, और एक तो होता है रीडर सेक्शन का, यानी कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए होगा, एक होंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आपने लिखने हैं, पढ़ने का जो मैटर है वो उतारने की जरूरत नहीं है, उसकी चाहे तो आप फोटोकॉपी करा लेना, या फिर यूं है कि रीडिंग के लिए अपना पीडीएफ में सेव रख लेना। तो वहां लिख दूंगी मैं आपका कि कविता लेखन का पाठ का सार, ठीक है, पाठ का सार का मतलब उसकी समरी आप पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर जो आएंगे वो आपको फिर कॉपी में उतारने हैं, ठीक है बेटा। चलिए हो जाइए, हाँ जी, कुछ पूछना है? क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन आएगा बेटा 5 नंबर का, 3 और 2, इसमें चॉइस आएगी आपके पास। मैंने बताया ना, मैं आपको 3 टॉपिक बता रही हूँ, एक कविता आप पढ़ रहे हैं, नाटक आप पढ़ेंगे, कहानी आप पढ़ेंगे, और इन तीनों में से 2 सवाल पूछेगा, 3 नंबर का, 2 नंबर का, उसमें आएगी चॉइस, ठीक है। और चॉइस में आपने देखना कौन सा करना है, ठीक है। ये तीनों मिला के 5 नंबर के आएंगे, तीनों मिला के 5 नंबर के, नाटक, कविता और कहानी, नया टॉपिक है ये, 5 नंबर के आएंगे, और लेकिन इसमें आएगी चॉइस आपके पास, ठीक है। चलिए, ओके, हाँ जी, और कोई डाउट फटाफट लेफ्ट हो जाइए बेटा। थैंक यू मैम। ओके बच्चों।